नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा डिवीजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम लोग देखते हैं कि 14 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है उसमें आप सीटेट के जो क्वेश्चन है सीडीपी के वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे है। करा है एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है, और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। यह यह हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि सिद्धांत है जिन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दिया हुआ है। तो कह रहा एक आर्किटेक्चर है, और जो आर्किटेक्चर है और एक कलाकार है उसके पास कौन सी बुद्धि होगी। तो जो आर्किटेक्चर है, जो आसपास की वस्तु रहता है उसी से नॉलेज रखेगा, तो ऐसी बुद्धि को कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि संगीतज्ञ बुद्धि क्या होता है, जिसके पास भाषा की कुशलता हो। संगीतज्ञ बुद्धि म्यूजिकल होता है, जो गाने वाले होंगे, कवि होंगे, लेखक होंगे। अंतर्वैयक्तिक संबंध इंट्रापर्सनल, जो दूसरे की भावनाओं को समझ करके अपने अकॉर्डिंग उसे ढाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध। इसका जो सबसे सुटेबल आंसर आएगा ये ए आएगा। जरा इसके बारे में कुछ हम लोग जो है फैक्ट भी देखते हैं। स्थानिक बुद्धि या दृश्य स्थानिक क्षमता को अच्छी तरह से संरचित दृश्य छवियों को उत्पन्न करने, बनाए रखने, पुनः प्राप्त करने और बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब अपनी मन की आंखों में आकृतियों की कल्पना करते हैं तो हम यही कहते हैं कि यह मानसिक उपलब्धि है। जब मन की आंखों में वो आकृतियां, जब से आंख मूंद लेते हैं, हर की आंखों में आकृतियां मन में बनने लगती हैं। ऐसे आर्किटेक्चर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इमारतें डिजाइन करते समय अपने प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए एक शहर को डिजाइन करने वाला एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। इससे रिलेटेड कुछ आपके फैक्ट थे जो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखते हैं। सेकंड, पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है। पाठ्यचर्या एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या यानी करिकुलम किस प्रकार की होती है। पहला है बेहद कठोर। जहां पे कठोर आएगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। विषयों को खंडित रूप में संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध न होना, ये भी गलत है। हर विषयों का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध होता है। बच्चों की रुचि, जहां पर इंटरेस्ट आए, रुचि आए, उनकी क्षमता के अनुसार अनुरूप, ये भी सही है। क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार, ये ऑप्शन सही होगा। जानकारी को असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करना, असंगत जहां आएगा वो गलत होगा। जिसमें संगत न हो, जिसमें जुड़ाव न हो, वो ऑप्शन हमेशा आपको गलत मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका जो सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में कुछ हम लोग जो है फैक्ट भी देखते हैं। इसका फैक्ट यहाँ पर आपको, एक प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक हिस्सा है जो हर बच्चे की क्षमता पर विश्वास करती है। यह सामग्री और शिक्षा के साथ जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर बल देती है। इसमें बच्चे की समझ पर बल देगा, को बढ़ावा देगा। यह बच्चों को अपने ज्ञान और प्रतिभा के
प्रभावित तरीके से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भरता और उत्पादकों को बनाने के लिए करके सीखना, जहाँ पे करके सीखना आएगा वो सही होगा, को बढ़ावा देता है। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष निम्न प्रकार की विशेषताएं हैं। रटंत ज्ञान के विपरीत सीमा दी जाती है। रटंत ज्ञान तो गलत होता है, लेकिन रटंत ज्ञान के विपरीत, ठीक है, उसके अपोजिट सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा का कार्य द्वारा सीखने पर आधारित है। इसमें वयस्कों द्वारा उनके पाठ्यक्रम और गतिविधियों से जुड़ी हर चीज को सीखी जा सकती जाएगी। पाठ्यचर्या बच्चों की एक रुचियों क्षमताओं अनुरूप संगठित की जाती है। विषयगत इकाइयों पर एकीकृत पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में से गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो। यह किसकी ओर बढ़ावा देता है? यानी कहने का मतलब गृह विज्ञान लड़के नहीं पढ़ सकते, केवल लड़कियां पढ़ सकती हैं। ऐसे को जेंडर बायस कहते हैं। जब कोई काम किसी एक वर्ग के लिए फिक्स कर दिया जाता है तो इसे लिंग भेद के नाम से जानते हैं। जब ये काम लड़कियों को बटा हुआ है, ऐसा काम लड़कों के लिए बटा हुआ है, जब ऐसे पार्टीशन होता है तो इसको कहते हैं हम लिंग भेद। जहां पर स्टीरियोटाइप होकर क्वेश्चन होते हैं, लिंग भेद के क्वेश्चन होते हैं। अगला फिर क्वेश्चन इसी के आगे, इसका कुछ फैक्ट, इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे उपस्थित है। लैंगिक रूढ़वादिता एक अनुचित विचार है। एक कैसा विचार है? अनुचित विचार है, जो एक सामान्यकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को के माहौल में एक युवा व्यक्ति के कक्षा के अनुभव, शैक्षणिक प्रदर्शन, विषयों की पसंद और भलाई को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की हो, इससे जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। इससे रिलेटेड आपके कुछ फैक्ट थे जो आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता, वैचारिक माने विचार की स्पष्टता को आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है? पहला है छात्र को परिभाषा पढ़ने, जहां पे डिफिनीशन की बात आएगी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा, कंसेप्ट सही होता है, दैनिक जीवन कैसे होता है, अनुप्रयोग सही होता है के बारे में सोचने के लिए कहना सही होता है। छात्रों की बोर्ड की कॉपी देखना, ये भी गलत होगा आपको। छात्रों को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद करना, रटना, कंठस्थ करना गलत होगा। इसका केवल क्वेश्चन का आंसर आएगा भी, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जहां जोड़ेगा वो ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपको बी ऑप्शन आएगा। इसके बारे में भी हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। वैचारिक स्पष्टता का संरचनात्मक समझ अधिगम का मॉडल एक नया दृष्टिकोण है जो केवल डाटा को व्यवस्थित और वितरित करने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर केंद्रित है। जहां पहले डाटा को हम एकत्रित करते थे, व्यवस्थित करते थे, उसके विपरीत अपोजिट क्या करता है, ये अवधारणाओं को समझने पर विकसित है। यह क्यों और कैसे जैसी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से एक बहुत जरूरी बदलाव में केंद्रित है। वैचारिक स्पष्टता शिक्षा का परिणाम है जो छात्रों को वास्तविक जीवन में अर्जित ज्ञान
और कौशल को लागू करने में मदद करता है। अतः वैचारिक स्पष्टता को तब प्राप्त किया जा सकता है जब एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणाओं के अनुप्रयोग के बारे में सोचने और कल्पना करता है। इससे रिलेटेड कुछ जो है फैक्ट थे जो आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन अगला होगा, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कई दृष्टिकोणों को एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, सही बात है। आलोचनात्मक चिंतन में कई दृष्टिकोण को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हतोत्साहित करने की बात आएगी, गलत आएगा। असहमति और असहिष्णुता दोनों गलत होते हैं। असहमति भी गलत होता है, असहिष्णुता भी गलत होता है। अभिसरण सोच पर देना, अभिसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो गलत होगा। सारी चिंतन जहाँ होगा, सोच होगा, वो गलत होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। केवल एक ही सही हुआ कि हम समालोचनात्मक चिंतन में मेनी डायरेक्शन जो है आपको दृष्टिकोण होता है, जिसे हम आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बारे में कुछ जो है आपके यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन का उद्देश्य एक और सरलीकरण, सामान्यीकरण और दूसरी ओर सत्य और सटीकता है। यह ईमानदारी से तर्क के सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है, पालन करता है। तर्क चिंतन का विज्ञान है। यह सोचने के लिए सामान्य नियम प्रदान करता है। समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को कई दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए। अपने छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को सक्रिय करने और बढ़ाने के लिए शिक्षकों को कार्यों और गतिविधियों को विकसित करने और ऐसी सोच को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने की आवश्यकता है। ये उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो यहाँ पे सामने है आपके। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। एक दर्शन और एक व्यवहार, एक दर्शन और एक व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है भाषाई विविधता है ही है, लिंग विविधता है ही है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, योग्य और विकलांग विविधता है। विविधता में देखा जाए तो भाषा की विविधता है, लिंग की विविधता है, सामाजिक सांस्कृतिक की विविधता है, योग्यता और विकलांगता की सारी विविधताएं हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो मिलेगा आपको बी मिलेगा। ए, बी और सी, डी सभी सही हो गए। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देखते हैं। फैक्ट यहाँ रिलेटेड है। एक दर्शन या अभ्यास के रूप में समावेशन तब तक सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि यह समूह के सदस्यों में विविधता के संदर्भ में विशेष रूप से समावेशी शिक्षा के ढांचे में स्थित न हो। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेशन विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, योग्यता और विकलांग की विविधता, सारी विविधता शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार pedagogical strategy of the career of the student and
निम्न में से कौन से एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? कौन सी एक शैक्षणिक प्रवृत्ति नहीं है?